नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज, तो वेतन से आय। इस चैप्टर का 7वां क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। मोहन एक निजी कंपनी से 30 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त हुए। वह 1 मार्च 1993 से सेवारत थे। तो जो मोहन है वो 1 मार्च 1993 से सेवारत थे, यानी कि इस कंपनी में 1 मार्च 1993 से कार्य कर रहे थे और 30 नवंबर 2019 को वो जो है सेवानिवृत्त हुए हैं। उसे 2 लाख रुपए की ग्रेच्युटी प्राप्त हुई और सेवानिवृत्ति पर उनको 2 लाख रुपए की ग्रेच्युटी प्राप्त हुई है। 1 मार्च 2008 से 5,000 से 100, 100 से 8,000, 8,000 से 200 से 15,000 था, यानी कि उनका जो वेतनमान 1 मार्च 2008 से था वो 5,000 से शुरू हुआ था। उसे मूल वेतन का 25% महंगाई भत्ता मिलता है। मूल वेतन के अलावा उनको मूल वेतन का 25% डियरनेस अलाउंस भी मिलता है, जिसका 50% सेवा शर्तों के अनुसार वेतन माना जाता है और महंगाई भत्ते का 50% जो है सेवा शर्तों के अनुसार वेतन माना जाता है। कर मुक्त ग्रेच्युटी की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमको जो है कर मुक्त ग्रेच्युटी की गणना करनी है। ग्रेच्युटी के संबंध में जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है उसकी गणना करनी है। 2 अलग अलग स्थितियां दी गई है। ग्रेच्युटी की गणना करनी है, कर मुक्त ग्रेच्युटी की गणना करनी है यदि उस पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है। दूसरा है उस पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता। तो दोनों स्थितियों में हमको कर मुक्त ग्रेच्युटी की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम इनकी बेसिक सैलरी की गणना करेंगे कि जो वर्ष है 2019-20, अभी जिस गत वर्ष के लिए हम कर निर्धारण कर रहे हैं वो गत वर्ष है 2019-20। तो वर्ष 2019-20 में उनके द्वारा जो मूल वेतन कमाया जा रहा था, जो मूल वेतन उनको प्राप्त हो रहा था, उसकी पहले गणना करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी, ये वर्किंग नोट में रहेगा। तो ये वर्किंग नोट है। जो मेन सॉल्यूशन है वो हमको कर मुक्त ग्रेच्युटी की गणना करनी है, लेकिन ये वर्किंग नोट में हम पहले बेसिक सैलरी की गणना करेंगे। तो इनकी जो सैलरी है, इनको 1 मार्च 2008 से जो है 5,000 के वेतनमान पर नियुक्त किया गया था। शुरुआत में इनको 5,000 रुपये से इनका वेतनमान प्रारंभ हुआ। तो और फिर जो है प्रत्येक वर्ष इस वेतनमान में 100 रुपये की प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती है। तो वेतनमान जिस महीने में प्रारंभ होता है या फिर जो कर्मचारी है जिस महीने नौकरी प्रारंभ करता है, अगले वर्ष के उसी माह के प्रथम तारीख को जो है वेतन में वृद्धि दी जाती है वेतनमान के अनुसार। तो उनको जो वेतन है 1 मार्च 2008 से 28 फरवरी 2009 तक जो उनको वेतन है वो मूल वेतन 5,000 रुपये मिलता रहा। इन्होंने ज्वाइन किया था मार्च 2008 में, या फिर इनका वेतनमान शुरू हुआ था इनका वेतनमान शुरू हुआ था, ज्वाइन नहीं किया था, इनका वेतनमान शुरू हुआ था 1 मार्च 2008 से 5,000 रुपये पर 5,000 रुपये से। तो अगले वर्ष इसी महीने यानी मार्च में 2009 मार्च में 1 मार्च से इनके वेतन में जो वेतनमान के अनुसार वृद्धि दे दी जाएगी और इनको वृद्धि है वो 100 रुपये की मिलती है प्रत्येक वर्ष। तो 1 मार्च 2009 को जो इनका वेतन है वो 5100 रुपये कर दिया जाएगा, 100 रुपये की वृद्धि दे दी जाएगी और यही वेतन 5100 रुपये इनको पूरे साल भर मिलता रहेगा मूल वेतन के रूप में। 28/2/2010 तक यही होगा। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष इनके वेतन में 100 रुपये की वृद्धि होती जाएगी। 1/3/2010 से लेकर 28/2/2011 तक इनको मिलेगा 5200। 1/3/2011 से 29/2/2012 तक इनको मिलेगा 5300। 28/2/2013, 13 से 28/2/2014, 2014 से 28/2/2015, 1/3/2015 से 29/2/2016, 1/3/2016 से 28/2/2017, 1/3/2017 से 28/2/2018,
1/3/2018 से 28/2/2019, 1/3/2019 से 29/2/2020। 19-20 का वेतनमान हमको ज्ञात करना है, 19-20 का उनका मूल वेतन ज्ञात करना है। ये 30 नवंबर 2019 को जो है सेवानिवृत्त हो गए थे, तो 29 फरवरी 2020 तक का इनका मूल वेतन जो है इनके जो करमुक्त ग्रेच्युटी की गणना करने के लिए पर्याप्त है। तो इनके वेतन में प्रत्येक वर्ष 100 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो इनका जो वेतन है 19-20 में, उनका वेतन जो है गत वर्ष, ये निजी कंपनी में कार्यरत है, ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो इनका जो गत वर्ष है, इनका गत वर्ष 2019-20 होगा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, यानी अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक इनका गत वर्ष माना जाएगा। ये निजी कर्मचारी हैं। तो अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक इनका वेतन, मूल वेतन था 6100 रुपये, 6100 रुपये। कर मुक्त ग्रेच्युटी की गणना करनी है, उस पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू हो। तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम जब लागू होता है तब जो है इनकम टैक्स में ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि की गणना करने के संबंध में जो प्रावधान है उनकी हम बात करेंगे। कर मुक्त ग्रेच्युटी की गणना ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू हो। तो जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है तब आयकर में प्रावधान है कि वास्तविक प्राप्त राशि, ग्रेच्युटी रिसीव्ड, दूसरा 20 लाख रुपए, और तीसरा प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। इन तीनों राशियों में से जो सबसे कम राशि होती है वो जो है ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि होती है। 15 दिन के वेतन की गणना कैसे की जाएगी? उपर्युक्त में से सबसे कम राशि करमुक्त राशि होगी। 15 दिन के वेतन की गणना कैसे की जाती है? अंतिम आहरित वेतन, अंतिम आहरित वेतन प्लस महंगाई भत्ता अपॉन 26 × 15, यानी कि जो जब सेवानिवृत्त हुआ कर्मचारी उस समय उसको जो वेतन मिलता था, लास्ट में जिस महीने वो सेवानिवृत्त हुआ है उस समय उसका जो वेतन था, मूल वेतन था और महंगाई भत्ता था, उसमें 26 दिन का भाग लगा दिया जाएगा। महीने के वेतन में 26 दिन का भाग लगाया जाएगा और फिर 15 से गुणा कर दिया जाएगा। महीने में 30 दिन नहीं माने जाते हैं, जो छुट्टियां हैं, जो रविवार है उनको निकाल दिया जाता है और बाकी जो कार्य दिवस है 26 दिन वो उनका भाग लगाया जाता है महीने की सैलरी में, जो मूल वेतन और जो महंगाई भत्ता होता है। तो जो वास्तविक प्राप्त राशि है, अगर उन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है, जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू हो तो पहला है वास्तविक प्राप्त राशि। तो जो मोहन है इनके द्वारा 2 लाख रुपए की ग्रेच्युटी इनको मिली है,
जो मोहन है इनको 2 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिली है। तो पहला है 2 लाख रुपए, दूसरा है 20 लाख रुपए और तीसरी राशि है प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। तो पहले 15 दिन के वेतन की गणना कर लेंगे। तो अंतिम आहरित वेतन, उनको जो लास्ट में वेतन मिल रहा था वो मिल रहा था, मूल वेतन था उनका 6100 रुपये। तो अंतिम आहरित मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। तो जब ये सेवानिवृत्त हुए नवंबर 2019 में, उस समय इनका मूल वेतन था 6100 रुपये, क्योंकि मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक इनको 6100 रुपये मूल वेतन प्राप्त हो रहा था। तो जब ये सेवानिवृत्त हुए नवंबर में 2019 में, तब इनका मूल वेतन था 6100 रुपये, 6100 रुपये प्लस महंगाई भत्ता दिया जाता है, 25% दिया जाता है मूल वेतन का। तो 25% ऑफ 6100, इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसमें भाग लगा देंगे 26 का और गुणा कर देंगे 15 से। अगर इसको हल किया जाए, इसको हल करने पर जो है 6100 का 25% होता है 1525। तो 6100 प्लस 1525 बट्टा 26 इंटू 15, या फिर 7625 बट्टा 26 इंटू 15। तो इसको हल कर लेते हैं। 7625 में 26 का भाग लगाकर 15 से गुणा करते हैं, तो 15 दिन का वेतन आता है 4399 रुपये और 0.038 आ रहा है, तो 0.04 कर देते हैं। ये 15 दिन का वेतन। अब इनके सेवा वर्षों की गणना कर लेते हैं। सेवा अवधि की गणना करेंगे, क्योंकि ये 15 दिन का वेतन 1 साल के लिए मिलता है। प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन दिया जाता है। तो कुल मिलाकर इन्होंने कितने वर्ष सेवा की, कितने वर्ष ये सर्विस में रहे, तो सेवा अवधि की गणना करेंगे। तो इन्होंने सेवा अवधि प्रारंभ करी थी 1 मार्च 1993 से इन्होंने जो है नौकरी प्रारंभ करी थी। तो 1 मार्च 1993 से 31 दिसंबर 1993 तक इनको हुए 10 महीने। अब इनकी सेवा अवधि की अगर गणना करें तो 1993 में इन्होंने 10 महीने काम किया, मार्च से लेकर दिसंबर तक। उसके बाद जो 1994 से लेकर सन 2018 तक इनको 25 वर्ष हो गए काम करते हुए। और 2019 में इन्होंने 1 जनवरी 2019 से जो है 30 नवंबर 2019 11 महीने 2019 में काम किया। तो 1993 के 10 महीने, फिर 1994 से लेकर 2018 तक इनको 25 साल इन्होंने काम किया। और फिर 2019 में इन्होंने नवंबर में सेवानिवृत्त हुए हैं, तो नवंबर तक काम किया, 11 महीने इन्होंने काम किया 2019 में। तो कुल मिलाकर जो है इन्होंने 26 वर्ष 9 महीने काम किया है। 25 वर्ष और 21 महीने हो गए, तो 25 वर्ष 21 महीनों में हो गए 1 साल और 9 महीने, यानी कि 26 वर्ष और 9 महीने इन्होंने काम किया है पूरी सेवा अवधि के दौरान। जब हम करमुक्त ग्रेच्युटी की गणना करते हैं और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है, तो जब सेवा वर्षों की गणना करते हैं तो 6 माह से अधिक अवधि को वर्ष मान लिया जाता है।
जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है और अगर कर्मचारी ने किसी वर्ष 6 माह से अधिक काम किया है तो उसको पूरा वर्ष मान लिया जाता है। तो यहाँ पर मोहन ने इस कंपनी में 26 साल 9 महीने काम किया, तो जो 9 महीने है वो 6 महीने से अधिक है, इसलिए इसको पूरा 1 साल मान लिया जाएगा। तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम जब लागू हो रहा है तो इन्होंने 27 वर्ष काम किया है इस कंपनी में। तो इनको 27 वर्षों के लिए जो है प्रत्येक वर्ष 4,399 रुपये 4 पैसे के हिसाब से 27 वर्षों के लिए जो है इनको ग्रेच्युटी की राशि दी जाएगी। तो 4,399.04 इंटू 27 गुणा कर लेंगे। 4,399.04 इंटू 27, तो ये राशि आती है 1,18,774 रुपये। 1,18,774 रुपये। उपयुक्त में से सबसे कम राशि कर मुक्त होगी। इन तीनों में जो सबसे कम राशि है वो कर मुक्त होगी। तो इन तीनों में सबसे कम राशि है 1,18,774 रुपये। तो मोहन की कर मुक्त ग्रेच्युटी की राशि जब उन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है तो उनकी कर मुक्त राशि होगी 1,18,774। दूसरी स्थिति है उस पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता। तो जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू ना हो, जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू ना हो, तब आयकर में क्या प्रावधान है? आयकर में प्रावधान है कि वास्तविक प्राप्त राशि 20 लाख रुपए और जो तीसरी राशि है वो यहां पर उसमें कुछ चेंज है। प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए आधे माह का वेतन। प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए, जैसे जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है तो 6 माह से अधिक अवधि को पूरा साल मान लिया जाता है। लेकिन जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता तो प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए ही जो आधे माह का वेतन दिया जाता है, जो अतिरिक्त महीने हैं उनको छोड़ दिया जाता है, उनको गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो जब मोहन के लिए ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता तो वास्तविक प्राप्त राशि है 2 लाख रुपए, दूसरी राशि है 20 लाख रुपए और तीसरी है प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए आधे माह का वेतन। अब यहां पर आधे माह का वेतन की गणना की जाएगी 10 महीनों के औसत वेतन के आधार पर। पहले आधे माह की गणना कैसे की जाएगी? आधे माह के वेतन की गणना कैसे की जाएगी? 1 माह का औसत वेतन की गणना की जाएगी। तो 1 माह के औसत वेतन में 1 माह का औसत वेतन बटा 2। तो आधे माह का वेतन की गणना करने के लिए, आधे माह के वेतन की गणना करने के लिए हमको 1 माह का औसत वेतन चाहिए और 1 माह के औसत वेतन में 2 का भाग लगा देंगे तो आधे माह का औसत वेतन ज्ञात हो जाएगा। तो 1 माह के औसत वेतन की गणना कैसे की जाएगी? 1 माह के औसत वेतन की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? सेवानिवृत्ति से तुरंत पूर्व के 10 माह का मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस बिक्री पर कमीशन। महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार होगा। अगर महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन माना जाता है तभी जो है
एक माह के औसत वेतन के लिए महंगाई भत्ते को वेतन में शामिल किया जाएगा और इसमें 10 का भाग लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार एक माह के औसत वेतन की गणना हो जाएगी। तो सेवानिवृत्ति से तुरंत पूर्व के 10 माह का मूल वेतन, महंगाई भत्ता और बिक्री पर कमीशन लिया जाएगा और इसमें 10 का भाग लगा दिया जाएगा, तो एक माह के औसत वेतन की गणना हो जाएगी। तो एक माह के औसत वेतन की गणना करने के लिए हमको तुरंत पूर्व के 10 माह का वेतन लेना होगा। तुरंत पूर्व के 10 माह के वेतन की गणना करेंगे। तुरंत पूर्व के 10 माह का वेतन, देखिए मार्च से लेकर 1 मार्च 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक उनको 6,100 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता रहा। सेवानिवृत्त हुए नवंबर में, तो 1 मार्च 19 से 30 नवंबर 2019 तक इनको वेतन मिलता रहा 6100 रुपये। तो मार्च से नवंबर तक 9 महीने हुए। तो इस अवधि के दौरान इनको 9 महीनों में 6100, 6,100 को 9 से गुणा किया तो 54,900 रुपये इनको प्राप्त हुए। 54,900 रुपये इनको प्राप्त हुए। और मार्च से पहले 30 नवंबर से मार्च तक का इनका वेतन है 6100 रुपये प्रति माह के हिसाब से 9 महीनों का 54,900। और मार्च से पहले का 1 माह फरवरी 2019 में इनको 6,000 रुपये मिलते थे, तो 6,000 एक महीने का ये वेतन ले लेंगे। तो कुल मिलाकर इनका वेतन हुआ, 10 महीने का वेतन हुआ, सेवानिवृत्ति से तुरंत पूर्व के 10 महीने का वेतन हुआ 60,900। तो एक माह के औसत वेतन की गणना करने के लिए 10 महीनों का मूल वेतन, तुरंत पूर्व के 10 महीने का मूल वेतन 60,900 प्लस महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता केवल सेवा शर्तों के अनुसार होने पर ही महंगाई भत्ता वेतन की गणना में शामिल किया जाएगा। तो महंगाई भत्ता 25% है। महंगाई भत्ता 50% ऑफ 25% ऑफ 60,900। महंगाई भत्ता उनको 25% मिलता है मूल वेतन का, लेकिन महंगाई भत्ते का 50% ही केवल जो है वेतन माना जाता है। तो जो महंगाई भत्ता है इनका मूल वेतन का 25%, उसका 50% ही लिया जाएगा। तो इसको अगर हल किया जाए तो 60,900 प्लस 60,900 का 25%, 60,900 का 25% और फिर उसका 50%, 7,612 रुपये 50 पैसे। इसमें 10 का भाग लगा दिया जाएगा। 60,900 प्लस 7,612.50, इसमें 10 का भाग लगा देंगे तो 6,851 रुपये 25 पैसे। तो 10 माह का, एक माह का औसत वेतन आता है, एक माह का इनका औसत वेतन है 6,851 रुपये 25 पैसे। अब आधे माह के औसत वेतन की अगर गणना की जाए तो 6,851 रुपये 25 पैसे में 2 का भाग लगा देंगे। तो 6,851 रुपये 25 पैसे में 2 का भाग लगाया तो 3,425.63 ये आधे माह का औसत वेतन है। तो प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए आधे माह का वेतन, तो एक सेवा वर्ष के लिए इनको 3,425 रुपये 63 पैसे दिए जाएंगे। तो इन्होंने 26 वर्ष काम किया है, तो 3,425 रुपये 63 पैसे एक वर्ष के। तो 26 वर्ष के लिए 26 से गुणा कर देंगे। 3,425 रुपये 63 पैसे को 26 से गुणा किया तो ये आता है 89,066 रुपये, 89,066 रुपीज़। ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि की गणना करनी है तो इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होती है वही करमुक्त राशि होती है। तो यहाँ पर जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता तो ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि है 89,066 रुपये। आज के लिए इतना ही।
हमने ग्रेच्युटी के संबंध में जो भी आयकर के प्रावधान है, किस प्रकार से ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि की गणना की जाती है, वो आज की क्लास में हमने जो है 7 नंबर क्वेश्चन के माध्यम से समझा। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास में जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।